तो देखिए आज के इस क्लास में जो हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, बात कर लिया जाए कि इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की, तो देखिए क्वेश्चंस कहता है आपका 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका की क्या करे तो विवेचना करे। इतना ही नहीं, इस क्वेश्चन को आपसे एक और तरीके से पूछ लिया जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चन को आप याद करोगे भाई साहब, एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे, आपसे मैं गारंटी देता हूं किसी प्रश्न को 3 से 4 तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बड़ी सरलता के साथ आंसर कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के दार्शनिक कारण क्या थे। वहीं पर बात कर लिया जाए तो आगे भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। देखिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या निकल कर आए हैं, इसकी विवेचना करें। इतना ही नहीं, एक और तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मॉन्टेस्क्यू, रूसो एवं वॉल्टेयर के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे तैयार करी, इसकी विवेचना करें। तो ये 4 तरीके से मैंने आपको पहले ही भी बताया कि एक क्वेश्चन अगर आप याद करते हो, एक क्वेश्चन को समझते हो, तो आपसे अगर 3-4 तरीके से इसी प्रश्न को पूछा जाए तो आप बड़ी सरलता के साथ उसका उत्तर दे सकते हो। उत्तर देने से पहले हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन का की पॉइंट आखिर क्या है। तो की पॉइंट की अगर बात कर लिया जाए तो इस प्रश्न का की पॉइंट निकल कर आता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक बेसिक परिचय करते हैं 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का। तो देखिए बात करी जाए 1789 ईस्वी की क्रांति का, तो 1789 ईस्वी की जो फ्रांस की राज क्रांति थी, यह विश्व के इतिहास की एक कहा जाए तो अभूतपूर्व घटनाएं थी। इसके प्रारंभ होने में अन्य घटकों के साथ साथ कुछ दार्शनिकों ने भी क्या किया और कुछ विचारकों ने भी क्या किया, तो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी में अनेक दार्शनिकों का उदय होता है जिन्होंने अपने विचारों से जनता को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जो है जागृत करने का प्रयास किया। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों एवं लेखों ने तात्कालिक समाज में एक तरीके से कहा जाए तो हलचल उत्पन्न कर दिया। फ्रांस की राजक्रांति का जो उदय है यह बौद्धिक जागरण तथा जनता के कष्टों के मेल के फलस्वरूप हुआ था। आगे बात करें तो देखिए बौद्धिक जागरण ने क्या किया, तो बौद्धिक जागरण ने जनता को भौतिक जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करी और उसे भौतिक जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए क्या किया, तो प्रेरणा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति है इसका दार्शनिक कारण क्या था, और या फिर कहा जाए तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही थी। तो कुछ प्रमुख दार्शनिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। और इतना ही नहीं, यहां पर कुछ ऐसे भी फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी पूछी जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉन्टेस्क्यू की। तो मॉन्टेस्क्यू ने अपने राजनीतिक विचारों को अपनी एक पुस्तक में लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा द स्पिरिट ऑफ लॉज। आपसे पूछा जा सकता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक जो है या भाई साहब किसके द्वारा लिखा गया, तो आप कहोगे मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया। तो इसी पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, तो अपने विचारों को, अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से फ्रांस की जनताओं को एक संदेश दिया, और वह संदेश क्या था, तो वह था आदर्श शासन व्यवस्था के लक्षणों तथा देश की तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के दोषों से अवगत कराना। वहीं पर आगे बात कर लिया जाए तो उन्होंने बताया कि तात्कालिक राजनीतिक एवं धार्मिक संस्थाओं की कड़ी आलोचना इस पुस्तक के माध्यम से करते हुए लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, उसके मुख्य विषय वस्तु के बारे में लोगों को समझाने का प्रयास किया। आगे देखिए तो मॉन्टेस्क्यू ने निरंकुश राजसत्ता को जनता के कष्टों का मुख्य कारण बताते हुए वह अपनी पुस्तक में लिखा है कि सर्वोत्तम शासक वही होता है जिसमें शासन की 3 शक्तियां होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वोत्तम शासक वह होता है जिसमें शासन की 3 पद्धतियां जो कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो है यह होती है, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो आप कहोगे सर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कहा गया। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में जो ये लिखा कि सर्वोत्तम शासक वह होता है जिसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, जिसके शासन काल में, जिसकी शासन की शक्तियों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होती है, जो कि क्या होता है, तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अवसर प्रदान करती है। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए इन्होंने बताया था कि उसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए यह मत दिया, यानी कि यह बताया कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रशासनिक शक्तियों का क्या करे, तो विकेंद्रीकरण कर दे। ठीक है, देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चंस बन सकता है, पूछा जा सकता है कि पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहोगे सर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने अपने विचारों के द्वारा फ्रांस की जनताओं का प्रत्यक्ष रूप से आह्वान किया कि प्रशासनिक घटकों की स्वतंत्रता के लिए उन्हें क्रांति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि देश में निरंकुश राजतंत्र को क्या किया जा सके, तो समाप्त किया जा सके। तो
इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने लेखों के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के बीच जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए एक पहल का उजागर करने का प्रयास किया। तो पुस्तक कौन थी? आप याद रखोगे, द स्पिरिट ऑफ लॉ। चलिए आगे बात करेंगे। तो अगला जो दार्शनिक है आपका वह कौन है? तो देखिए अगला दार्शनिक याद रखोगे वॉल्टेयर। ठीक है, इन्होंने भी काफी ज्यादा भूमिका निभाया किसके लिए? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के लिए। बात करी जाए वॉल्टेयर की, तो वॉल्टेयर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक था और कार्यों की शुद्धता में हमेशा विश्वास किया करता था। उसने जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था आत्मनिर्णय का सिद्धांत। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस अब पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है या किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे वॉल्टेयर के द्वारा किया गया। अब इस सिद्धांत के माध्यम से उसने बताया कि जनता को सरकार के गलत कार्यों या फिर सरकार के गलत नीतियों के विरोध जो है साहस पूर्वक क्या करना चाहिए? तो विरोध करना चाहिए। किसके द्वारा बताया गया भाई साहब? वॉल्टेयर के द्वारा बताया गया। इतना ही नहीं, वॉल्टेयर ने अपनी अस्पष्ट शैली में अनेक लेख लिखे जिसके माध्यम से उन्होंने राजा की निरंकुशता और चर्च के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करने का प्रयास किया। यानी कि एक करारा प्रहार जो है किसके ऊपर? तो राजा की निरंकुशता और चर्च के भ्रष्टाचार पर किया गया। इस प्रकार फ्रांस के बौद्धिक जागरण तथा जन जागृति में वॉल्टेयर के विचारों की सराहनीय भूमिका रही है। आगे बात करेंगे जो कि अगला जो आपका दार्शनिक है वह है रूसो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूसो की अगर बात कर लिया जाए तो उन्होंने अपने विचारों के आधार पर क्या किया? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की। और यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया? तो आप कहोगे सर रूसो के द्वारा लिखा गया। अब इस पुस्तक में क्या लिखा गया, इसकी क्या विशेषताएं रही है? तो देखिए इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या करना थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या करने से संबंधित क्या कहते हैं रूसो की कौन सी रचना है? तो आप क्या कहोगे सर? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक में रूसो ने समाज की रचना, उत्पत्ति, विकास एवं राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे रोचक ढंग से वर्णन किया है। और यह पुस्तक का प्रथम वाक्य जो है यह क्या कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? तो आप कहोगे सर रूसो के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। बात करें तो इस पुस्तक में रूसो ने लिखा है कि प्रारंभ में मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र था, लेकिन यह कब तक था? तो जब तक राजा शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब राजा शब्द की उत्पत्ति होती है तब क्या होता है? तो रूसो ने राजा की निरंकुशता तथा दैवी अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करते हुए बताया है